एक फिल्म आई थी बुलेट राजा, उसका एक डायलॉग था, ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, रूठा तो रावण। चलिए इसी डायलॉग में एक लाइन आज और ऐड कर देते हैं, समझा तो चाणक्य। जी हाँ, यही हकीकत है उस शख्सियत की जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। उसके आलोचक उसे राजनीतिक सौदागर कहते हैं जिसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं, लेकिन साथ ही वो यह भी कहते हैं कि ऐसी कोई विचारधारा नहीं जिसकी हर नब्ज पर उसकी पकड़ न हो। उनके समर्थकों की बात करें तो उनके लिए वह आधुनिक भारत के नए चाणक्य हैं, जो जब चाहें तब सत्ताधीश बदलने की क्षमता रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं अखंड भारत न्यूज की विशेष पेशकश चुनावी चौसर। और आज हम जिस दिग्गज की बात करने जा रहे हैं, ऑफिशियली तो यह उनका पहला चुनाव है, लेकिन चुनावी रणनीतियों को बनाने और विपक्षियों की सारी रणनीतियों को धता बताने का उनका अपना दशकों का अनुभव है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर उर्फ पीके की। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ था। हालांकि उनका परिवार बक्सर के पास रहता था। उनके पिता श्रीकांत पांडे एक डॉक्टर थे और मां एक गृहिणी। उनकी शुरुआती शिक्षा बिहार में ही हुई। वो एक बेहद मेधावी छात्र थे। उन्होंने हैदराबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की। इसके बाद उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन में एक प्रतिष्ठित नौकरी मिलती है। उन्होंने लगभग 8 से 10 साल तक अफ्रीका के चाड जैसे देशों में यूएन के स्वास्थ्य मिशनों में एक कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में काम किया। यह उनके जीवन का वो दौर था जब वे राजनीति से कोसों दूर थे। 2011 में प्रशांत किशोर भारत लौटते हैं। यूएन में काम करते हुए उन्होंने डेटा पॉलिसी और उनके जमीनी क्रियान्वयन को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने महसूस किया कि भारत में अच्छी नीतियां तो बनती हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति और सही कम्युनिकेशन के अभाव में वे जमीन पर नहीं उतर पाते। इसी दौरान किसी के जरिए उनकी मुलाकात गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। मोदी जो 2012 गुजरात चुनाव और 2014 लोकसभा चुनाव को देख रहे थे, एक प्रत्याशी के तौर पर। प्रशांत किशोर के डेटा आधारित अप्रोच और कम्युनिकेशन के आइडिया से वह बेहद प्रभावित हुए। पीके ने मोदी के लिए 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में एक छोटी सी भूमिका निभाई। उन्होंने जमीनी स्तर पर मतदाताओं की नब्ज को समझने और अभियान को दिशा देने में मदद की। इस सफल परीक्षण के बाद उन्हें 2014 के मिशन दिल्ली के लिए पूरी तरह शामिल कर दिया गया। 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में एक वाटरशेड मूवमेंट की तरह था और इसके केंद्र में थे प्रशांत किशोर। उन्होंने सीएजी यानी सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नामक एक समूह बनाया, जिसमें आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों के सैकड़ों युवा पेशेवर शामिल थे। पीके और उनकी टीम ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए कुछ क्रांतिकारी अभियान बनाए। पीके ने पारंपरिक चुनाव को एक कॉरपोरेट अभियान में बदल दिया। अगर प्रोग्रामों की बात करें तो भारत की राजनीति इस तरह के प्रोग्रामों की कल्पना शायद किसी ने तब तक नहीं की थी। जैसे चाय पे चर्चा, मोदी को आम आदमी से जोड़ने के लिए पीके ने यह कार्यक्रम डिजाइन किया और इसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव रहा। 3D होलोग्राम रैलियां डिजाइन की गई और यह भी भारत में किसी भी चुनाव के दौरान पहली बार हो रहा था जब एक ही नेता कई जगहों पर एक साथ वर्चुअल रैली कर रहा था। नरेंद्र मोदी के लिए यह आइडिया भी पीके ने ही दिया था। नतीजा यह रहा कि मोदी हर व्यक्ति तक पहुंच गए। मोदी का मैसेज बहुत ही कम समय में हर एक आम और खास व्यक्ति तक पहुंच गया। इसके अलावा सोशल मीडिया जैसे ट्विटर और फेसबुक का आक्रामक उपयोग किया गया। भारत में सोशल मीडिया का इतनी आक्रामकता के साथ उपयोग किसी चुनाव में पहली बार हो रहा था। पीके ने युवाओं को टारगेट किया और उनका यह प्लान चल पड़ा। इसके बाद
रही सही कसर पीके के नारों ने पूरी कर दी, जैसे हर हर मोदी घर घर मोदी, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये नारे 2014 के चुनाव में हर एक आम और खास की जुबान पर थे और ये सब थी पीके के दिमाग की उपज। इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई अपनी किताब 2014 द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया में लिखते हैं, प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने मोदी के अभियान में एक ऐसी पेशेवर धार दी जो पहले कभी नहीं देखी गई। हालांकि भाजपा के कुछ पुराने नेता उस समय ये कहते थे कि बीजेपी आला कमान पीके के इस तरह के आइडियाज को लेकर बहुत सहज नहीं थी, लेकिन मोदी को पीके पर पूरा भरोसा था। नतीजा तो फिर आपको पता ही है। 2014 में कांग्रेस के शासन का अंत हुआ और बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और प्रशांत किशोर उर्फ पीके भारत के पहले चुनावी चाणक्य। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी और पीके के रास्ते अलग हो गए। अंदर खाने खबर यह चलती है कि अमित शाह और पीके की कुछ बात नहीं बन पाई। नतीजा, मोदी और शाह की जोड़ी आगे बढ़ गई और पीके अलग थलग। और फिर शुरू हुआ पीके की जीत का वो सिलसिला और बीजेपी की हार का। 2015 में सीएजी को आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी में बदलने के बाद और पेशेवर राजनीतिक सलाहकार बनने के बाद पहली बार 2015 में बिहार में यानी पीके के घर में मोदी शाह की जोड़ी और पीके की रणनीति आमने सामने आई और फिर शुरू हुई रणनीतियों की लड़ाई। पीके ने नीतीश कुमार के विकास पुरुष की छवि और लालू यादव के सामाजिक न्याय के वोट बैंक को एक साथ मिलाया और नारा दिया, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। नारा हिट हुआ। बखलाहट में प्रधानमंत्री ने जब नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़े किए तो पीके ने पूरा का पूरा डीएनए कैंपेन ही चला दिया। पीके ने इसे बिहार की अस्मिता का मुद्दा बना दिया और लाखों लोगों के बाल और नाखून के सैंपल पीएमओ भेजे गए। नतीजा फिर क्या ही होना था। महागठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की। ये मोदी और शाह की जोड़ी की 2014 के बाद पहली सबसे बड़ी हार थी। इस जीत के बाद नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से पीके की तारीफ की और उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त किया। कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। इसके बाद अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने हेडलाइन लगाई, द बिहारी हु डिफीटेड मोदी। इसके बाद पीके ने लगभग हर उस पार्टी के लिए काम किया जो बीजेपी के विरुद्ध चुनाव लड़ रही थी और हर जगह उन्होंने बीजेपी को हराया। पीके ने जिस पार्टी को हाथ लगाया वही पार्टी लोगों की पहली पसंद बन गई। 2017 में पंजाब जिताया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए कॉफी विद कैप्टन और कर्जा कुर्की खत्म, फसल दी पूरी रकम जैसे अभियान चलाए और कांग्रेस को जीत दिलाई। बीजेपी और उसके घटक दल कहीं भी आसपास भी नहीं दिखे। 2019 में पीके आंध्र प्रदेश पहुंचे और जगन मोहन रेड्डी के लिए 3648 किलोमीटर की पदयात्रा डिजाइन की और बाई बाई बाबू यानी चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ का नारा दिया। नतीजा यह रहा कि वाईएसआरसीपी ने 175 में से 151 सीटें जीत ली और चंद्रबाबू नायडू को अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो गई। इसके बाद पीके पहुंचते हैं तमिलनाडु और साल था 2021। उन्होंने वहां एमके स्टालिन के लिए काम किया। नतीजा वहां भी पीके के मुताबिक ही रहा और 10 सालों के बाद डीएमके की सत्ता में वापसी हुई और एमके स्टालिन सीएम बने। 2021 में ही पीके एक तरफ जहां तमिलनाडु में डीएमके को सत्ता में लाने की कोशिश में जुटे थे, वहीं दूसरी तरफ वो बीजेपी के सबसे बड़े ड्रीम प्रदेश यानी पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के लिए चुनावी रणनीतियां बना रहे थे। बीजेपी जहां एक तरफ ये दावा कर रही थी कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी का झंडा ही चलेगा, वहीं दूसरी तरफ पीके खुलेआम ये दावा कर रहे थे कि अगर बीजेपी बंगाल में दहाई के अंकों में भी पहुंची तो मैं इस स्पेस को छोड़ दूंगा, यानी चुनावी रणनीतिकार के पद से इस्तीफा दे दूंगा। बीजेपी के सारे चुनावी रणनीतिकारों और अमित शाह की सब स्ट्रेटेजी उस दिन एक साथ धड़ाम हुई जिस दिन रिजल्ट आया। बीजेपी सच में दहाई के अंक भी नहीं छू पाई थी और महज 77 सीट पर पारी खत्म हो चुकी थी। और अगर बात करें ममता दीदी की तो टीएमसी ने 213 सीटें जीती जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं।
इसी चुनाव के बाद चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम करते हुए एक दशक बीत चुका था। पीके हर 10 साल में अपना काम बदल लेते हैं। इसी क्रम में एक दिन अचानक पीके ने ऐलान किया, आई एम क्विटिंग दिस स्पेस, मतलब मैं ये सब छोड़ रहा हूं। मतलब अब वो किसी के लिए कोई चुनावी रणनीतियां नहीं बनाएंगे, किसी भी पार्टी के लिए नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं। इसके बाद पीके कांग्रेस को फिर से जीवित करने के लिए गांधी परिवार के साथ कई दौर की बातचीत करते हैं। उन्होंने पार्टी में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि पीके ने कांग्रेस के एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, जिसके जवाब में प्रशांत किशोर ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को उनसे ज्यादा एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो समस्याओं को ठीक करने के लिए साहसिक निर्णय ले सके। खैर, बात खत्म हो गई और कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में संघर्ष कर ही रही है। कांग्रेस से बात न बनने के बाद पीके ने अपने गृह राज्य बिहार पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और मई 2022 में उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जन सुराज अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा, यह कोई पार्टी नहीं बल्कि बिहार को बदलने का एक अभियान है। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के दिन उन्होंने पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से अपनी पदयात्रा की शुरुआत की, लेकिन उनका लक्ष्य बिहार के हर पंचायत और हर ब्लॉक तक पैदल पहुंचना है। उनका कहना है कि वो बिहार में लालू और नीतीश के 32 साल के शासन को एक नया विकल्प देना चाहते हैं। वो सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के नारे के साथ एक नई राजनीतिक संस्कृति बनाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल बिहार के चुनाव का दौर चल रहा है। पीके भी पूरे जोर शोर के साथ मैदान में है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार अपने अगले चाणक्य के तौर पर पीके के नाम पर मुहर लगाएगा या फिर नालंदा के पुराने चाणक्य पर ही भरोसा जताएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अखंड भारत न्यूज। शुक्रिया।